Hi guys, I'm Ritvi and today we are going to learn about towards civil disobedience movement. फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का सोचा। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जो सत्याग्रही थे वो उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो मास मूवमेंट्स के लिए रेडी हो सके, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत सारे प्लेसेस में वायलेंट टर्न हो रहा था। बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के अंदर मास स्ट्रगल से थक गए थे और चाहते थे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो सेटअप हुआ था उसके थ्रू वह इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके प्रोविंशियल काउंसिल के लिए। उन्हें ये एहसास था कि उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहिए विद इन काउंसिल्स और रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यू करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि ये सारे जो थे वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक नहीं थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया कांग्रेस के अंदर ताकि वह एक काउंसिल पॉलिटिक्स के में वापस जाने के लिए आर्ग्यू कर सके। परंतु यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मास एजिटेशन के लिए दिया ताकि वह फुल इंडिपेंडेंस पा सके। इस समय में दो फैक्टर ने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया लेट 1920s में था इकोनॉमिक डिप्रेशन। एग्रीकल्चर प्राइसेस 1926 में गिरने लगे और 1930 में तो कोलैप्स ही हो गए। डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स बहुत कम हो गए और एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होने लगे। पेजेंट्स को बहुत तकलीफ होने लगी उनके हार्वेस्ट को बेचने में और अपने रेवेन्यू को पे करने में। कंट्री साइड बर्बाद हो चुका था। और सेकेंड फैक्टर था साइमन कमीशन। ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो टॉरी गवर्नमेंट थे उन्होंने एक स्टैचुरी कमीशन अपॉइंट की सर जॉन साइमन के अंडर। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पॉन्स में सेटअप हुआ था। इसका काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर के फंक्शनिंग को देखना और चेंजेस को सजेस्ट करना। प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, वो पूरा ब्रिटिश काउंसिल था। 1928 में जब साइमन कमीशन अराइव हुआ इंडिया में तो उनसे गो बैक साइमन जैसे स्लोगन्स के साथ वेलकम किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। पर जीत हासिल करने के लिए लॉर्ड अर्विन ने अक्टूबर 1929 को ये अनाउंस किया कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस भी दे सकते हैं फ्यूचर में और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सेटअप करेंगे ताकि उनका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर सकें। परंतु इसने कांग्रेस को एकदम सेटिस्फाई नहीं किया। रेडिकल्स जो कांग्रेस में थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बहुत ज़्यादा ही असर्टिव बना दिया। लिबरल्स और मॉडरेट्स थे कांग्रेस में डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस जल्दी ही खो दिया। कांग्रेस के लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के अंडर उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिमांड को अपनाया। डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट होगा, तो इसने बहुत कम अटेंशन ग्रैब्स कर पाया। महात्मा गांधी को ये लगा कि उनको ये इशू एक ऐसे आइडिया ऑफ फ्रीडम को ऐसे इशू से रिलेट करना होगा जो हर इंसान के एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करता हो। इसीलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू की। महात्मा गांधी ने ये देखा कि सॉल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सकता है जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकता है। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय अर्विन को 11 डिमांड्स स्टेट करते हुए एक लेटर भेजा। कुछ बहुत जनरल इंटरेस्ट के इश्यूज थे, डिमांड्स थे, बाकी वही कोई बहुत स्पेसिफिक डिमांड्स थे जो डिफरेंट क्लासेस को अफेक्ट करता है, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। इसका आइडिया था कि ये सारी डिमांड्स को वाइड रेंज बनाएं ताकि सारे क्लासेस इंडिया के इससे पहचान कर सके और यूनाइट हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड था कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए। सॉल्ट एक चीज़ थी जो रिच और पुअर के समान रूप में कंज्यूम किया जाता था। ने डिक्लेयर किया कि सॉल्ट टैक्स और गवर्नमेंट मोनोपोली प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ऑप्रेसिव फेस ब्रिटिश रूल का दिखाता था। महात्मा गांधी ने यह भी स्टेट किया था कि अगर 11 मार्च तक ये सारे डिमांड्स फुलफिल नहीं किए गए तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगा।
अर्विन पर नेगोशिएट करने के लिए रेडी नहीं था। तो गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया 78 वॉलंटियर्स के साथ। पूरा मार्च 240 माइल्स का था। गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती के आश्रम से शुरू किया गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दिखाई। पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के से डिफरेंट कैसे था? अब लोग सिर्फ ब्रिटिश से कॉपरेट करने से भी मना नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उन कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे लोग देश के अक्रॉस सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने लगे इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। गुड्स बॉयकॉट किए गए और लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पेजेंट्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑफिसेज छोड़ दी और कई लोग फॉरेस्ट लॉज को भी तोड़ने लगे। इन सारे डेवलपमेंट से परेशान होकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करने लगा। जैसे कि जब अब्दुल काफिर खान, एक महात्मा गांधी की डिसाइपल, इन अप्रैल 1930 को अरेस्ट हुए, तो बहुत सारे लोगों ने गुस्से में आकर स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर में डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे और आर्मड कार्स और पुलिस फायरिंग से उनका सामना हुआ। बहुत लोग मरे। फिर जब महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हुए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोल्हापुर के उन्होंने पुलिस फोर्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट और रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश रूल को दिखाता था, उन पर अटैक किया। इस सिचुएशन में एक बार फिर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रोकने की सोची और गांधी अर्बन पैक्ट के अंडर में आए। उन्होंने इस पैक्ट को 5 मार्च 1931 को साइन किया। इस पैक्ट के थ्रू गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का वादा किया, जो लंदन में होने वाला था, क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था। इसके बदले गवर्नमेंट ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने का वादा किया। दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया, तो वो डिसअपॉइंटेड रिटर्न हो गए। जब वो वापस इंडिया आए तो उन्हें पता चला कि गाफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ताकि मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट्स को रोका जाए। महात्मा गांधी ने फिर उस मूवमेंट को लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, परंतु उसमें वो मोमेंटम या वो जोश नहीं था जो पहले था। अब हम देखते हैं कि कौन से सोशल ग्रुप्स ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और क्यों किया। कंट्री साइड में जहाँ अमीर पेजेंट्स रहते थे, लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ ये मूवमेंट में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। किसान होने के कारण ट्रेड और फॉलिंग प्राइसेस ने उनको सबसे बुरी तरह हिट किया था। जैसे जैसे उनका कैश इनकम ख़त्म होते गया, वैसे वैसे उनको गवर्नमेंट को पे करने के लिए पैसे भी नहीं मिले। लोग इस मूवमेंट के एक्टिव एंथुजियास्ट बने, सपोर्टर बने। उन्होंने कमेटीज़ ऑर्गेनाइज़ की और बहुत सारे लोगों को अपने बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी फोर्स किया। मूवमेंट उनके लिए सिर्फ स्वराज के लिए एक स्ट्रगल नहीं था, परंतु हाई रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट भी एक मूवमेंट था। जब 1931 में ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, तब उनको बहुत दुख हुआ। इसीलिए जब 1932 में ये वापस शुरू हुआ तो उन्होंने कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब पुअर पेजेंट्री ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया ताकि वो रेवेन्यू डिमांड को कम कर सके, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं था रेवेन्यू से। सिर्फ स्मॉल टेनेंट्स थे जो लैंडलॉर्ड्स के रेंटेड लैंड में काम करते थे, इसलिए उन्हें रेंट्स पे करना पड़ता था। जैसे जैसे रेवेन्यू कम होते गया, प्राइसेस गिरने लगे, तो उनके रेंट्स भी बढ़ने लगे, तो उनको डिफ़िकल्टी हुई रेंट्स पे करने में। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनका जो अनपेड रेंट था वो माफ़ कर दिया जाए। कांग्रेस ने भी उनके नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे ऐसे इश्यूज़ रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को अपसेट कर सकते हैं। अब अगर हम इन बिजनेस क्लासेस को देखें तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को से कैसे रिलेट करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के समय इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए थे और बहुत पावरफुल बन चुके थे। वो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के इंटरेस्ट में थे। अब वह उन सारे
कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट काम करना चाहते थे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाए। वो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट में भी प्रोटेक्शन चाहते थे और ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रेशियो रखना चाहते थे ताकि जो इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर दे, आने से मना कर दे या कम कर दे। 1920 में उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म किया और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ताकि वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सके। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू लेड किया गया था, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉलोनियल कंट्रोल था उसको अटैक किया और सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। उन्होंने इस मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और बाइंग और सेलिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स को पर मना कर दिया। इनके लिए स्वराज एक ऐसा समय हो गया था जब कोई भी बिजनेसेस पर कॉलोनियल पाबंदी नहीं होंगे, ना ही ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने पर कोई पाबंदी होगी। परंतु राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को एंथुजियास्टिक नहीं रहे। अब वह मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानने लगे और अपने बिजनेसेस के खराबी होने पर उनको डर लगने लगा। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। वाई नागपुर के उन्होंने कुछ गांधी प्रोग्राम की आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, अपने मूवमेंट में डालने के लिए, जो लो सैलरीज और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट था। 1930 में रेल वर्कर्स ने स्ट्राइक्स किया और 1930 में डॉक वर्कर्स ने। इनके पार्टिसिपेशन के बावजूद भी कांग्रेस इनके डिमांड को अपने प्रोग्राम में ऐड करने से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट को आइसोलेट फील करवाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्सेस में भी डिवाइड कर देंगे। एक खास फीचर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये था कि इसमें विमेन ने बहुत बाहरी रूप में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, मैन्युफैक्चर सॉल्ट में, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड लिकर शॉप में, और बहुत सारे लोग जेल भी गए। अर्बन एरियाज़ में ये विमेन मेनली हाई कास्ट फैमिली से थे, तो रूरल एरियाज़ में ये रिच अमीर पेजेंट के हाउस होल्ड से। परंतु इतना मास सपोर्ट होने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं आ पाया इन द वे विमेन को विजुअलाइज किया जाता था। बहुत समय तक कांग्रेस विमेन को कोई पोजीशन होल्ड करने से भी घबराते थे और बस उनके जो सिंबॉलिक प्रेजेंस के से थे उनमें ही मतलब रखते थे। अब हम पढ़ते हैं कि क्या था लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। परंतु सारे सोशल ग्रुप्स वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था उससे मूव्ड हुआ, उनकी वजह से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने लगे। एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल्स, जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने अपने आप को दलित यानी कि ऑप्रेस्ड कहने लगे। बहुत समय से कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया था क्योंकि उन्हें डर था कि वह सनातनीज को ऑफेंड कर देंगे। सनातनीज हाई कास्ट हिंदूज थे जिनके पास कंजर्वेटिव आइडिया से वो बने हुए थे। परंतु महात्मा गांधी ने ये भी डिक्लेयर किया था कि स्वराज 100 साल तक नहीं आ सकता जब तक हम अनटचेबिलिटी यानी कि दलित को एलिमिनेट यानी ख़त्म नहीं कर दे। वो अनटचेबल्स को हरिजन बुलाते थे यानी चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज किए ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री दिला सके, पब्लिक वेल्स में एक्सेस दे सके, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स में भी उनका दाखिला हो सके। उन्होंने खुद टॉयलेट्स भी क्लीन की ताकि वह भांगी जो स्वीपर्स होते थे उनके काम को सम्मान दे सके। उन्होंने बहुत सारे अपर कास्ट को भी रिक्वेस्ट किया ताकि वह अनटचेबिलिटी को हटा सके। परंतु बहुत सारे दलित लीडर्स ने अपने में ही सल्यूशंस निकालने की सोची। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और रिजर्व सीट्स भी डिमांड करने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इलेक्टोरेट के लिए, ताकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अपने दलित मेंबर्स को चूज़ कर सके। उन्हें लगा कि पॉलिटिकल पावर्स ही उन्हें इन प्रॉब्लम से दूर कर सकता है। इस कारण से दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम था, स्पेशली सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ही था।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया था 1930 में, महात्मा गांधी से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिले और उन्होंने उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स की मांग की। जब ब्रिटिश ने बी.आर. अम्बेडकर उसको उसकी डिमांड दे दी तो गांधी जी ने एक फास्ट स्टार्ट किया डेथ तक। उन्हें लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स बस उनके जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन थे, मतलब कि उनका इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में कम कर देगा। अंबेडकर ने आखिर में गांधी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इसका ही रिजल्ट था पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। पूना पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट्स दी, परंतु उनको जनरल पीपल के थ्रू ही सिलेक्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम हो गया था। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे मुस्लिम्स को कांग्रेस से आइसोलेटेड फील होने लगा, उन्हें बहुत दूरी फील होने लगी। मिड 1920s में ऐसा देखने में आया कि कांग्रेस हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ ज़्यादा घुल मिल रहे थे, एसोसिएटेड थे, लाइक हिंदू महासभा। ये सारी चीज़ ने हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को बहुत बुरा बना दिया था। हर कम्युनिटी रिलीजियस प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करता, जिससे हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस होते और रायट्स होते, और ये सारे रायट्स ने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ की डिस्टेंस को और बढ़ाने में मदद की। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रीनेगोशिएट करने एक अलायंस फॉर्म करने की कोशिश की, परंतु ऐसा देखने में आया कि कोई भी यूनिटी नहीं हो सकती थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। सबसे खास कर जो डिफरेंसेस था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में था वो क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज जो इलेक्ट होने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एक मुस्लिम लीग के लीडर, ने बोला कि वह अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो डिमांड थे उसको छोड़ देंगे अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिज़र्व सीट्स की का वादा मिलेगा और उनका रिप्रेजेंटेशन उस प्रोपोर्शन में होगा जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस लाइक बंगाल और पंजाब में उनके पॉपुलेशन थे। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो नेगोशिएशन चल रहा था वो इस इशू को रिजॉल्व करने के आखिर होप थी, परंतु ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 1928 के ये होप भी डिसअपियर हो गया जब M.R. जयाकर, जो हिंदू सभा के एक मेंबर थे, उन्होंने इस डिमांड को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब एक सस्पिशन और शक का माहौल था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। कांग्रेस से अलग होने के बहाव ने बहुत सारे मुस्लिम्स को ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल का जो भाव था उसको ख़त्म कर दिया था। सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपना कंसर्न दिखाया कि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटीज़ के रूप में इंडिया में प्रेजेंट था। उन्हें ये डर था कि कल्चरल और आइडेंटिटी जो माइनॉरिटीज़ की थी वो हिंदू मेजॉरिटी के दबाव में ख़त्म हो जाएगी। और ये हमें अपने चैप्टर के एंड में लाता है। थैंक यू।